आता है? कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल है। ऑप्शन में केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों, कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका? दोनों। कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में मान होता है किसका? विद्युत आवेश का। कितना होता है? 4.78 इंटू 10⁻11 होता है। अगला क्वेश्चन है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। वैसा आवेश जो समरूप वेग से चलता है, तो समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। आखिर आवेश चल तो रहा है, चल रहा है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। आगे अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। जो विद्युतीय क्षेत्र अस्थिर होता है उसके बारे में कहता है कि अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है क्या चीज? संरक्षी। अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी। फिर क्या कह रहा है? एक कूलम्ब आवेश बराबर होते हैं, एक कूलम्ब आवेश का मान बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU के बराबर। आगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान कितना? 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब बाय केजी, कूलम्ब बाय केजी। अगला एक स्टेट कूलम्ब डैश कूलम्ब होता है। एक स्टेट कूलम्ब जो होता है 1/3 इंटू 10⁻9 होता है, 1/3 इंटू 10⁻9 होता है। अगला यदि गोले का आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो, कोई गोला है उस पर आवेश क्या है? 10 माइक्रो कूलम्ब है, तो कहता है उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा φ जानते हैं Q/ε0। φ Q इंटू 1/ε0 लिख सकते हैं। φ Q के जगह 10 माइक्रो कूलम्ब, तो 10 इंटू 10⁻6 और 1/ε0 का वैल्यू 36 पाई गुना 10⁻9। इसको सॉल्व किए तो आंसर क्या आएगा? 36 पाई गुना 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक होता है न्यूटन बाय कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। तो इस ऑप्शन में क्या होगा? न्यूटन बाय कूलम्ब होगा। फिर देखिए, फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर, कोई आवेशी चालक है उसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? सतह के लंबवत। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सही से देखिएगा, एकदम अच्छा से याद करते जाइएगा, सब याद करने वाला है। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम्ब एवं -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है और इनके बीच दूरी 2.4 गुना 10⁻10 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। P Q इंटू 2L फॉर्मूला जानते हैं, उस आधार पर इसको सोल्व करेंगे 7.68 इंटू 10⁻29 आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा, सब एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? आवेश का। किसका है? आवेश का है। अगला P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। कितना होगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। कितना होगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक है, क्या होता है मात्रक? वोल्ट बाय मीटर। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? वोल्ट बाय मीटर। आगे किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है कितना? 0। फिर क्या कह रहा है? एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां दिए गए चित्र में आवेश Q पर लगने वाला नेट बल कैपिटल Q है, तब Q/2 का मान होगा। आप फॉर्मूला देख लिए हैं, F1 का वैल्यू F2 के बराबर है जो कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर होगा, और F नेट का वैल्यू जो है क्योंकि 90 डिग्री है तो √2 इंटू F1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? √2 इंटू F1। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा आपका, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? देखे थे √2 इंटू F1 था, तो √2 इसका फाइनल आंसर होगा। आगे
कहता है निम्न में से कौन सा अनुपात चालक के लिए समान रहता है। किसी चालक के लिए ये जो अनुपात है, कौन सा अनुपात समान रहता है। तो टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल, ये क्या होता है, समान होता है। आगे, निर्वात में आकाश का प्रावैद्युतांक होता है। देखिए एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है। निर्वात में आकाश का प्रावैद्युतांक होता है, कितना होता है, 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होगा। मीटर बाय फैराड नहीं होगा, फैराड पर मीटर होगा। आगे, एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, फैराड पर मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है। जितना ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन में क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। आगे, आवेश की बीमा है। आवेश की बीमा क्या होती है, एटी। आवेश की बीमा क्या होती है, एटी। आगे, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। आगे, संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव है। सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 4.2 जो है यही मान संभव नहीं है, बाकी मान संभव है। फिर कहता है विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। सब पूछा, एक ही से पूछा हुआ है। बल का मान क्या होता है, बल का मान जो होता है F = QE। F = QE। आगे, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 या 81। ऑप्शन में क्या है, 80। 80 सही होगा। आगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। आगे, किसी माध्यम के आपेक्षिक प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होती है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। आगे, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलम गुने मीटर। कूलम गुने मीटर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, E = वेक्टर F/Q, यही संबंध सही है। आगे, कूलम के नियम का सदिश रूप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कूलम के नियम का सदिश रूप वेक्टर F = 1/4πε0 Q1 Q2 R Q इंटू यूनिट वेक्टर R। एक R से एक R कट जाएगा तो R² होगा। सही ऑप्शन ये होगा। प्रावैद्युत का एसआई मात्रक होता है, प्रावैद्युत का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकांक स्थिर धनावेश से हवा में निकलने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होता है। कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान एप्सिलॉन नॉट पावर -1, मतलब एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। अरे Q का वैल्यू फॉर्मूला जानते हैं, F = Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। एकदम मतलब फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन को निकाला जाता है तो वो सब ये है। आगे कहता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति एकांक पर, प्रति किस पर, एकांक पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा सूचना प्रदान करता है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो निकलता है, विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा सूचना प्राप्त करता है। क्षेत्र की प्रबलता मतलब क्षेत्र की शक्ति बताता है, दिशा बताता है, आवेश की प्रकृति बताता है। तो इसका मतलब है इनमें से सही इसका आंसर होगा। आगे, दो आवेश के बीच लगने वाला बल विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 टू दी पावर क्या, 42, 10 टू दी पावर 42। दो आवेश Q के मिलाने वाले रेखा के बीच में एक आवेश Q को मध्य बिंदु पर रखने पर वह साम्यावस्था में होगी यदि Q का मान क्या होगा, -Q/4। यदि Q का मान क्या होगा, -Q/4। द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था में हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण होता है, मतलब एंगल कितना डिग्री होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इनमें कौन भौतिक राशि सदिश राशि है, जितना ऑप्शन दिया गया उसमें कौन है, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश, मतलब Q का मान है एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मतलब N = Q/E। सॉल्व करिएगा तो 6.25 गुना 10⁻18 आएगा। अब कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी वस्तु है जब उसको आवेशित करेंगे ना
उसका द्रव्यमान या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अरे आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जुटेगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो जुटेगा। निकलेगा तो द्रव्यमान घटेगा, जुटेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बढ़ या घट सकता है। आइए आगे कहता है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी आवेश से अनंत दूरी पर, किस दूरी पर? अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है? शून्य होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन सबका एकदम याद कर जाना है, एकदम बोर्ड पर आधारित, सब टारगेट टाइप का, सब ऑब्जेक्टिव है, एक चैप्टर का है, एक चैप्टर सब एक जगह लिख दिए हैं। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? मतलब जितना आवेश का ये वैल्यू दिया गया है तो कौन सा आवेश का वैल्यू संभव नहीं है? 2.4 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब है, यह आवेश का वैल्यू संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर, दो आवेश है उसके बीच की दूरी को दोगुनी करते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी करने पर उनके बीच का बल होगा, चौथाई हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। मुक्त आकाश की प्रावैद्युतता मतलब एप्सिलॉन नॉट होती है कितना? 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। आगे राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एकदम पूछा हुआ 21 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से देखिएगा। किसी माध्यम के आपेक्षिक प्रावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर होता है, क्वेश्चन जस्ट पहले बताए हैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए आवेश Q से एक समान आवेश त्रिज्या R के छल्ले के अक्ष पर केंद्र के अत्यंत निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? सूत्र क्या होता है? E = कैपिटल Q x/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का Q। आगे बढ़ते हैं। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित ऐसे लपेटा जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। टाउ = फॉर्मूला पढ़े होंगे, P sin थीटा। टाउ का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को होना पड़ेगा 90 डिग्री मैक्सिमम, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर कौन होगा? 90 डिग्री। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान होगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से क्या है? घिरा। विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ तो अंदर में तो प्लस Q माइनस Q, जितना प्लस उतने माइनस, तो दोनों आवेश तो कट के शून्य हो जाएगा। तो कहता है उस कंडीशन में कुल फ्लक्स का मान क्या होगा? तो कुल फ्लक्स क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि अंदर में कुल आवेश क्या है? शून्य है। फाई = Q/ε0, Q का वैल्यू शून्य, Q/ε0 शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। वही क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़े हैं। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dy मात्रक है, dy किसका मात्रक है? इसमें से जो ऑप्शन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, dy किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या डेबाई लिखा होगा कहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आगे एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, सतह के क्या होती है? लंबवत। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से याद कीजिए। सतह के क्या? लंबवत होती है। वायु के एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश 2 × 10⁻7 कूलम्ब तथा 3 × 10⁻7 कूलम्ब है। इनमें बीच लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा? तो याद रखना 6 मीटर न्यूटन, 6 मीटर न्यूटन। आगे एक वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत बल शून्य नहीं होता है। एक वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत बल शून्य नहीं होता है जब वैद्युत क्षेत्र हो। ऐसा कब नहीं होता है? जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। आगे वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश होता है, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश होता है। वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। परिमाण समान, प्रकृति विपरीत। तो कहता है एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है, कुल आवेश क्या होगा? शून्य होगा। आगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है? किस बिंदु पर? यह क्वेश्चन जस्ट पहले पढ़े हैं। किस बिंदु पर?
अनंत पर। किस बिंदु पर? अनंत पर। इसी को पूछ दिया कि अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आगे देखिए क्वेश्चन, अच्छा है। एक सिल्वर डॉलर को प्लस 2.4 गुना 2.4 कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकाल देने होंगे। N इज इक्वल टू क्यू बाई ई फॉर्मूला लगाइएगा, 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होगा। क्यू के जगह कितना लेना है? 2.4। सॉल्व करिएगा, वैल्यू आएगा 1.5 गुना 10 पावर प्लस 19। यहाँ पर माइनस था लिखा हुआ प्रिंट में, हम कर दिए हैं प्लस, 19 कूलम, 19 हो जाएगा। ठीक, फिर कहता है 3 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश के बीच 10 न्यूटन का विकर्षण बल लग रहा है। दोनों को अतिरिक्त -6 माइक्रोकूलम आवेश देने पर नया बल का मान क्या होगा? नया बल का मान होगा 75 न्यूटन। ये ऑप्शन गलत है, 75 न्यूटन, टाइपिंग वाले की गलती से। आइए आगे, एक्स अक्ष पर डी दूरी से विलग दो आवेश q तथा -q स्थित है। एक तीसरा आवेश 2q ए से कितनी दूरी पर रखे कि इस पर कोई बल न लगे। यहाँ देखिएगा आंसर में क्या लिखा हुआ, d इंटू √3 - 1/√2। अगला क्वेश्चन देखिए, भुजा L के, भुजा किसके? L के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 आवेश q तथा -q रखे हैं। प्रत्येक आवेश पर लगे बल का सदिश योग होगा। सदिश योग इसमें से क्या होगा? ये देखिए डी नंबर होगा इसका सही आंसर। कौन होगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। आगे जो है, आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सत्य है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सत्य नहीं है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र नहीं होती है, ये बात सत्य नहीं है। बाकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, ये बात सही है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं होती है, सही है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से आरंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, सही है। इसमें कहता है सही नहीं है, तो सही कौन होगा? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र नहीं